नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज के क्लास में हम लोग ग्रामर सेक्शन से फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में फिगर ऑफ स्पीच के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी आप जब फिगर ऑफ स्पीच का हमारा एक क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसे अलंकार भी होते हैं जो हमने शायद नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा भी होगा तो उसे जो है पहचानने में आपने गलती जो है वो की होगी। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार क्या होता है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या होता है। कविता या भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का काम फिगर ऑफ स्पीच का होता है और इसको जो पहचानने का आपका जो सिन है साइन है, चिन्ह है, वो आपको पहचान में होना चाहिए। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये हमारी भाषा की सुंदरता को, कविता की सुंदरता को जो है वो बढ़ाता है और इसका सही ज्ञान अगर ना हो तो हम सही तरीके से उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसकी पहचान बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमने आज के इस क्लास में जो है आपके लिए जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो हम आज का फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे वो है सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार और उपमा अलंकार से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है तुलना जो है वो की गई होगी। तो आइए देखते हैं एक बार इसके हिंदी रूप को। जब दो अलग अलग वस्तुओं के बीच किसी समान गुण के कारण तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें अक्सर लाइक या एज जैसे शब्द का प्रयोग जो है वो होता है। यानी कि उपमा अलंकार यानी कि सिमली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। कम से कम एक चीज उन दोनों के बीच में कॉमन होता है और इसमें जो है इसकी सबसे आसान पहचान होती है कि इसमें जो है लाइक और एज जैसे शब्द जो है वो होते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, पहले हिंदी का उदाहरण देख लीजिए। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसे हम कैसे लिखेंगे? हर फेस इज एज ब्राइट एज मून, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जो है वो मिलेंगे। तो ये था हमारा सिमली यानी कि उपमा अलंकार। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब दो अलग वस्तुओं के बीच में किसी समान गुण धर्म के कारण यानी कि कोई ऐसी कॉमन चीज होगी दोनों के बीच में जिसके कारण उनकी तुलना की जाती है तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार जो है वो होता है। यानी कि यहाँ पर जो है तुलना जो है वो की जाती है और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है लाइक और एज। उसके बाद देख लीजिए मेटाफर। मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। इसमें दो वस्तुओं की तुलना तो की जाती है लेकिन उन्हें एक ही मान लिया जाता है। एक ही मान लिया जाता है, अलग नहीं माना जाता है। और इसमें लाइक और एज जैसे प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो यही अंतर होता है मेटाफर की तुलना में और यही अंतर होता है सिमली की तुलना में कि सिमली में होता है एज और लाइक जैसे कंपैरिजन वर्ड, लेकिन मेटाफर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु की रूप जो है वो दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये होता है मेटाफर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहाँ राम को सूर्य, यहाँ जो है राम को सूर्य मान लिया गया है। यहाँ पर जो है राम को सूर्य मान लिया गया है। और इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। यहाँ पर सीधे जो है वो मान लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे नहीं माना गया है जैसे कि लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे जो है डायरेक्ट जो है तुलना जो है वो करते हैं। अगला अलंकार देखिए, पर्सनोफिकेशन, जिसे हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। यह देखिए ऐसा अलंकार होता है जिसमें जो है जब किसी निर्जीव वस्तुओं या अमूर्त विचारों या सजीव
उसको जो है सजीव के गुण रूप में देखते हैं, यानी कि जब भी कोई निर्जीव वस्तु हो, कोई विचार हो, अमूर्त चीज़ हो कोई, उससे हम सजीव के जैसे गुण जो है प्रदान करते हैं, यानी कि सजीव जैसा एक्शन उसे कराते हैं, सजीव जैसी बातें उसके जो सजीव जो जैसा करते हैं वैसा वो लोग भी उनको उनको जो है हम दर्शाते हैं। और उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ पर उसे जो है मानवीकरण जो है वो कहते हैं। यानी कि पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण एक ऐसा अलंकार होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को या फिर अमूर्त विचारों को जो है सजीव मानकर उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाता है, इंसानों की जो है हरकतें हैं उनके अंदर दिखाई जाती है, तो वहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार जो है वो होता है। तो जैसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी का हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम्पल लेकर आए हैं। तो हिंदी के उदाहरण में अगर हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो जिसे आप देख सकते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए फूल हंसता है और कलियां मुस्कुराती हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ये मुस्कुराने और हंसने का गुण जो होता है वो मानव के अंदर होता है। तो इस तरह से इंग्लिश एग्जाम्पल भी देख लीजिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, यानी कि हवा जो है पेड़ पर जो है वो विस्पर कर रही है, यानी कि धीरे धीरे बोल रही है। हवा पेड़ पर धीरे धीरे फुसफुसा रही है, धीरे धीरे बोल रही है। तो बोलने और फुसफुसाने का काम जो है मानव करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, पर्सनिफाई जो है वो किया गया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। तो इसे एक बार देखते हुए चलते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं इसको, कि जब किसी वस्तु में, निर्जीव वस्तु में खास तौर पे, और अमूर्त विचार हो जिसको हम सजीव मानकर इंसानों जैसा व्यवहार जो है वो उसमें डालते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर मानवीकरण अलंकार जो है वो होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली। हाइपरबोल में देखिए इसको जो है हाइपर से ही आपको समझ में गया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार है ये। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि वास्तविकता जो होती है उनको या तो एकदम घटाकर या तो एकदम उसको बढ़ाकर जो है वो बताया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे लिखा गया है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए जिससे वह वास्तविकता से परे लगे, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो कहते हैं। या तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है अधिकता दिखाई जाती है, या बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूनता जो है वो दिखाई जाती है, यानी कि कोई भी होता है न्यूनता हाइपर होता है। तो इस तरह से वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो होता है। हिंदी का उदाहरण आप स्पष्ट कर सकते हैं, हनुमान की पोच में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार बताई गई है। और इंग्लिश के एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स जो है वो खा सकता हूँ। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बातें जो है वो इसमें की जाती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है, ऐसे अलंकार में जो है किसी चीज को जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बोला जाता है, वास्तविकता से वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से होता है आपका हाइपरबोले, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। और हाइपरबोल के बाद अब हम देखेंगे एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप देखिए, अनुप्रास अलंकार से ही आपको पता चल गया होगा हिंदी की एक बहुत ही फेमस जो उदाहरण है, जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, चारुचंद्र की चंचल किरणें। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसा अलंकार है ये, यानी कि यह एक ऐसा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, इलिट्रेशन एक ऐसा अलंकार है जहां पर एक ही अक्षर या व्यंजन की आवृत्ति जो है वो बार बार होता है। आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना, यानी कि उसका जो आवृत्ति है वो बार बार जो है वो होता है। तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार, यानी कि अलिट्रेशन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से दोहरा देती हूँ इसके मतलब को, कि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जहां पर जो है वो एक ही आवृत्ति
व्यंजन की अक्षर की जो है वो बार-बार जो है वो होती है। जैसे हिंदी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, चारू चंद की चंचल किरणें, चारू चंद की चंचल किरणें, जिसमें च वर्ड की आवृत्ति जो है वो बार-बार हो रही है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक एंड पिकल पेपर्स। तो इसमें देखिए पी साउंड जो है वो बार-बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है आपको इलिट्रेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसे दोहराते हुए चलते हैं। इलिट्रेशन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें एक ही अक्षर या एक ही व्यंजन साउंड जो है वो बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार यानी कि इलिट्रेशन जो है वो होता है। हिंदी में एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, चार चंद की चंचल किरणें, जिसमें च वर्ड की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। अगला इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पीटर पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक अ पिकल पेपर्स। तो यहाँ पी साउंड जो है बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें विरोध की भावना जो है वो होगी, विपरीतता की भावना जो है इसमें होगी। तो आइए इसको समझते हैं। क्या होता है ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार? जब दो विपरीत अर्थ वाले शब्द को जब दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को एक साथ रखा जाता है तो उसे विरोधाभास जो है वो कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा शब्द हो, ठीक उसका अपोजिट मीनिंग उसके साथ जो है वो रखा जाता है, तो वहां पर जो है आपका विरोधाभास अलंकार जो है वो होता है। विरोधाभास अलंकार में दो अलग अलग यानी कि दो विपरीत अपोजिट वर्ड जो है एक साथ जो है वो रखे जाते हैं, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। हिंदी में उदाहरण देख सकते हैं, यह प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा और टेढ़ा है। यह प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा और टेढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर सीधा और टेढ़ा दोनों एक दूसरे के जो है वो विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार इस्तेमाल किया गया है। आगे इंग्लिश का एग्जाम्पल भी देखते हुए चलते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये ओपन है और सीक्रेट भी है, तो दोनों ही जो है यहाँ पर विरोधाभास जो है व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में देखिए इसे जो है ध्वनि सूचक या ध्वन्यात्मक अलंकार जो है वो कहते हैं, जिससे ध्वनि से आपको पता चल गया होगा कि इसमें साउंड की बात की जाएगी, ध्वनि की बात जो है वो साउंड सजेस्ट होगा इसमें। तो इस तरह से कह सकते हैं इसको परिभाषित रूप में, जब किसी शब्द के उच्चारण से ही उसकी प्राकृतिक ध्वनि या आवाज का बोध हो तो उसे ध्वन्यात्मक अलंकार यानी कि ओनोमोटोपिया जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से ये साउंड सजेस्टेड जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें साउंड पता चलता है, जो उसकी प्रकृति होती है किसी चीज की, किसी वस्तु की, उसके उच्चारण से उसकी ध्वनि प्रकृति से जो है इसे जो है हम पहचानते हैं। तो हिंदी में इसका उदाहरण जो है वो आप देख सकते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर नाचने लगा। गड़गड़ाहट शब्द से जो है आवाज का पता जो है वो चलता है। अभी जो एग्जाम्पल आपको हिंदी में दिया गया है कि बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर नाचने लगा, तो देखिए गड़गड़ाहट जो होता है ये बादलों के लिए हम यूज करते हैं कि बादल गरज रहा है, गड़गड़ा रहा है, तो यहाँ गड़गड़ाहट शब्द से जो है आवाज का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपिया है। इंग्लिश एग्जाम्पल भी देखते हुए चलते हैं। द बजिंग बी फ्लू पास्ट माई ईयर। द बजिंग बी मतलब मक्खियाँ भनभनाती हुई मक्खियाँ जो है वो हमारे कानों के पास से गुजर गई। तो यहाँ पर साउंड बी के साउंड को बजिंग के रूप में जो है वो लिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ अलंकार जो है ध्वन्यात्मक यानी कि ओनोमेटोपिया अलंकार है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है आइए देखते हैं। जिसको एनाफोरा को हिंदी में बोलते हैं शब्द पुनरावृत्ति, यानी कि शब्दों का बार बार आना। किसी कोई शब्द हो जो बार बार जो है सेंटेंस में आता है, वाक्य में आता है, वहां पर शब्द पुनरावृत्ति हो रहा है और इसलिए एनाफोरा है। तो आइए इसको देखते हैं। जब किसी कविता की लगातार पंक्तियों की जो यहाँ बताया कि जब किसी कविता में लगातार पंक्तियों में शुरुआत से ही शब्द का वाक्यांश
से होती हुई आती है, यानी कि अगर कोई कविता है लगातार उन पंक्तियों की शुरुआत एक ही शब्द से या वाक्य से होती है तो वहां पर एनाफोरा कहते हैं। इसका उपयोग बात पर जोर देने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई कविता हो और उसकी लगातार पंक्तियों की शुरुआत में ही कोई ऐसा शब्द हो, कोई या फिर कोई वाक्यांश हो, वाक्य का कोई अंश हो और वो बार बार जो है यूज किया जाता है तो वहां पर एनाफोरा अलंकार होता है। हिंदी उदाहरण आप देख सकते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही उदार है जो परोपकार करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही उदार है जो परोपकार करे। ठीक है, आगे देखते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए। एवरी डे, एवरी नाइट एंड एवरी वे आई एम गेटिंग। इसमें जो है एवरी, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वे, हर तरीके से जो है इसमें बार बार जो है वो यूज किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर एनाफोरा यानी कि पुनरावृत्ति, शब्द पुनरावृत्ति अलंकार जो है, जहाँ पर शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति जो है वो बार बार जो है वो होती रहती है, महत्व को दर्शाने के लिए, किसी बात को जोर देने के लिए। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारा वो है एंटीथेसिस, जिसे प्रतिपक्ष अलंकार कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है एंटीथेसिस। तो इसमें जो है यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें दो विपरीत विचारों या वाक्यों को संतुलित तरीके से एक ही साथ रखा जाता है। इसमें अगर दो विचार हैं किसी तरह के जो अलग हैं बिल्कुल, या फिर दो वाक्य हों, उनको जो है संतुलित करके एक साथ रखा जाता है ताकि उनके बीच का अंतर साफ दिखे। उनके बीच के अंतर को क्या किया जाए, साफ दिखाया जाए। तो चलिए देखिए, हिंदी में उदाहरण देख सकते हैं, मन गंदा तन उजला, मन गंदा तन उजला। तो देखिए यहाँ पर अंतर भी दिख रहा है आपको, और दोनों ही जो है विपरीत हैं, एक दूसरे से जो है वो विपरीत है, लेकिन दोनों को एक साथ रखा गया है अंतर को देखने के लिए। इसका इंग्लिश एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी कि आदमी कुछ और चाहता है, भगवान कुछ और चाहते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी चाहे वही होगा, बल्कि जो भगवान चाहेंगे वही जो है वो होगा। तो इस तरह से इसे जो है हम एंटीथेसिस के रूप में जो है वो देखते हैं, जिसे प्रतिपक्ष अलंकार के रूप में हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है प्रतिपक्ष अलंकार, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इसमें दो विपरीत विचारों या वाक्यों को संतुलित करके एक साथ रखा जाता है ताकि उनके बीच का अंतर जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आए। हिंदी में उदाहरण दिखा आपको, मनगंदा तनुजला, इंग्लिश में है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है यूफेमिज्म, जिसको हम कोमल भाषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोमल भाषण। जब किसी अप्रिय, कठोर या कड़वी बात को सीधे कहने के बजाय किसी नरम या कम अपमानजनक तरीके से कहा जाता है तो वहां पर यूफेमिज्म यानी कि कोमल भाषण जो है वो होता है। इसमें जो है कठोरता का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, कड़ी से कड़ी बात को बहुत ही नरम ढंग से जो है वो बोला जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वे स्वर्ग सिधार गए, वह स्वर्ग सिधार गए। ऐसा भी कहा जा सकता था कि मर गए कहने की बजाय यहाँ पर क्या कहा गया है, वे स्वर्ग सिधार गए। और अगला हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ ही डेड। तो इस तरह से जो है एफेमिज्म यानी कि कोमल भाषण अलंकार जो है वो होता है, जिसमें कड़वी से कड़वी बात को बहुत ही नरम, बहुत ही जो है कोमलता से जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी यानी कि व्यंग्यात्मक अलंकार, व्यंग अलंकार। तो आइए देखते हैं, जब दो शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि उनका वास्तविक अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल उल्टा हो, या जब परिणाम उम्मीद से विपरीत हो। यानी कि आयरनी वो अलंकार होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग जो है ऐसे किया जाता है कि उसका जो वास्तविक अर्थ हो बिल्कुल उसका उल्टा हो, यानी कि बात भी हो जाए और काम भी हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी के उदाहरण से आप समझिए, तुम तो बहुत बड़े बहादुर हो जो एक चूहे से डर गए। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, यहाँ पर वास्तविक अर्थ के बिल्कुल उल्टा बोला गया है
यानी कि तुम बहादुर है तो चूहे से कैसे डरेगा कोई। यहाँ पर किसी को बहादुर बोला गया है और कहा गया है कि तुम तो चूहे से भी डरते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आयरनी है। आगे इंग्लिश का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द फायर स्टेशन बर्न डाउन। द फायर स्टेशन बर्न डाउन। यहाँ पर फायर स्टेशन को ही जो है, जो फायर स्टेशन ही जल गया, यानी कि फायर स्टेशन का काम ही होता है कि आग बुझाना, और वो खुद ही जो है वो जल गया। तो इस यहाँ पर क्या कहा गया है, आयरनी जो है वो यूज किया गया है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास की स्थिति होती है उसमें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक ऐसा कथन है जो पहली बार में आत्मविरोधी या असंभव लगता है, लेकिन गहराई से सोचने पर उसमें कोई बड़ी सच्चाई छिपी होती है। यानी कि पहले तो लगता है कि ये विरोध की भावना प्रकट करता है, उसे देखकर लगता है हमारे मन में, लेकिन जब उसे वास्तविकता को हम जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ, बात जो है वो सही है। तो इसे हम जो है पैराडॉक्स या फिर विरोधाभास स्थिति के रूप में जो है वो देखते हैं। जैसे हिंदी एग्जांपल ले लीजिए, जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। और अगला एग्जांपल है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए विरोधाभास अलंकार का विरोधाभासी स्थिति जो है वो दिखाई गई है, जिसको हम पैराडॉक्स जो है वो बोलते हैं। अगला है पन। पन अलंकार जो होता है जिसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा श्लेष अलंकार। तो आइए देखते हैं श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हो, उसे श्लेष अलंकार या पन जो है वो कहते हैं। यह अक्सर मजाकिया लहजे में होता है। तो श्लेष अलंकार यहाँ पर है पन, यानी कि श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन अलग अलग जगह पे उसका अर्थ जो है अलग अलग निकलता हो। ठीक है, हिंदी उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि यहाँ पर जो है एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। और ये तो रहा हिंदी का एग्जाम्पल। इंग्लिश का भी देख लेते हैं। A bicycle cannot stand on its own because it is has two tire। तो इस तरह से जो है श्लेष अलंकार को परिभाषित किया गया है। एक ही शब्द की जो है शब्द एक ही रहेगा लेकिन अलग जगह जगह पर जो है उसके जो मान होंगे, उसका जो अर्थ होगा वो बदल जाएगा। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो हो साइनोडोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं उपलक्षण अलंकार। उपलक्षण अलंकार, इसमें किसी वस्तु के एक हिस्से का उपयोग पूरी वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है, या पूरी वस्तु का उपयोग एक हिस्से के लिए। यानी कि इस इससे जो है लक्षण जो है वो प्रकट होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देख सकते हैं हिंदी का इसका। भारत ने मैच जीत लिया। यहाँ भारत का मतलब पूरी देश की टीम से है। पूरी देश की टीम से है। इंग्लिश एग्जाम्पल भी देखते हैं। चेक आउट माई न्यू व्हील्स। यहाँ व्हील्स का मतलब पूरी कार से है। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, उपलक्षण अलंकार किया गया है, जिसमें क्या होता है किसी एक हिस्से का उपयोग पूरी वस्तु को दर्शाने के लिए जाता है, या फिर पूरी वस्तु का उपयोग एक हिस्से के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसोनेंस, यानी कि स्वर साम्य। तो देखिए, स्वर साम्य इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वॉवेल साउंड की आवृत्ति को देखा जाता है। तो इसलिए इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी पंक्ति में, जब किसी लाइन में शब्दों में स्वर जो है वो उसकी आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन व्यंजन जो है होता है अलग होता है। यानी कि एसोनेंस ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है शब्द की आवृत्ति जो है वो नहीं होती है, बल्कि उसमें जो है वॉवेल साउंड की जो है बार बार आवृत्ति जो है वो होती है। तो व्यंजन में वो बिल्कुल अलग होता है लेकिन साउंड उनकी सेम होती है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, दामिनी दमक रही घन माही।
दामिनी दमक रही घन माही, अ और ई स्वर की आवृत्ति। दामिनी दमक रही घन माही, इसमें जो है वो अ और ई स्वर की आवृत्ति जो है वो हुई है। इंग्लिश एग्जांपल में देख लीजिए, ट्राई टू लाइट द फायर। ट्राई टू लाइट द फायर, इसमें जो है आई साउंड की आवृत्ति जो है वो हुई है। तो ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ क्लास। उम्मीद है हमारा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।